हेलो मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। तो मैं राकेश कुमार। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th हिस्ट्री यानी इतिहास का अध्याय नंबर 2, नहीं अध्याय 3 है ना, अध्याय 3 के पार्ट नंबर 2 का नाम है हिंद चीन में उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद। ऐसे आप चैप्टर खोलेंगे तो उसमें ऊपर में ही लिखा रहता है इंडो चाइना, फिर लिखा हुआ है हिंद चीन में उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद। यानी विश्व के देशों में से इंडो चाइना के नाम से जाना जाता है, इसलिए क्योंकि आधा उस पर भारत का आधिपत्य रहा है, वहाँ की सभ्यता संस्कृति प्रभावित की है, और वहाँ पर कुछ चीन का भी प्रभाव रहा है। ऐसे उनमें देश आते हैं, 3 देश हैं, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। इस चैप्टर में मूल रूप से हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो जो हिंद चीन है उस पर फ्रांस का आधिपत्य हो जाता है, यानी फ्रांस का अधिकार हो जाता है, और उसका आर्थिक, धार्मिक, बौद्धिक सभी प्रकार का शोषण होना शुरू हो जाता है। जब इस तरह के शोषण से महसूस किया जाता है, लोग वहाँ पर महसूस करते हैं कि हमारा इस तरह से शोषण किया जा रहा है, तो वहाँ पर कुछ लोगों का उदय होता है जो इस राष्ट्रवाद के लिए तैयार होते हैं, जिनमें सबसे पहले थे फान बोई चाओ, ठीक ना, हो ची मिन्स इत्यादि इत्यादि लोग आए, जिन्होंने क्या किया कि फ्रांस को मतलब हरा करके अपना अधिकार प्राप्त किए। कहानी थोड़ी सी और आगे बढ़ जाती है, क्योंकि जैसे ही फ्रांस वहाँ से जाने लगता है तो उसको 2 भागों में बांट देता है, और बांटकर उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम से वह 2 अलग अलग हिस्सों में बांट देता है। दोनों में गृह युद्ध छिड़ जाती है, और गृह युद्ध छिड़ते ही साम्यवाद के बढ़ते प्रचार को देखकर अमेरिका जो है ना, वह तो अमेरिका क्या करता है, जो दक्षिणी वियतनाम है जहाँ के शासक थे बाओ दाई, उसका समर्थन में उन्होंने अपनी सेना उतारना शुरू करता है, और अमेरिकी सेना इस तरह घिनौनी घिनौनी कामें करना शुरू कर देता है, जिससे वर्ल्ड में उसकी बहुत सारी मान हानि होना शुरू हो जाता है। बाकी जितने भी देश थे उस काम के बाद अमेरिका के विरोध में वियतनाम का समर्थन देना शुरू करते हैं। अंततः क्या होता है, अमेरिका के राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट, वो क्या करते हैं, अपनी सेना को वापस लेते हैं, दोनों के बीच समझौता होती है, और फिर अंततः दोनों देश वापस मिल करके एक संयुक्त वियतनाम के रूप में उभर कर सामने आता है। कल हमने इसका एक वीडियो दिया था आपको, पहली वीडियो थी हमारी वो, जिसमें हमने बताया था कि आखिर हिंद चीन क्यों कहा जाता है। तो हमने बताया था कि जो वियतनाम है, वियतनाम के भागों पर हमेशा चीन के सुंग वंश, इसके अलावे चीन वंश के राजा का प्रभाव रहा है। 3री शताब्दी से लेकर के 9वीं शताब्दी तक और 15वीं से 19वीं शताब्दी तक लगातार वियतनाम पर चीन के शासकों का अधिकार रहा, जिसके कारण वहाँ की अधिकांश सभ्यता, संस्कृति, भाषा, प्रकृति जो भी थी ना, वह कैसा हो गया था, चीन के प्रभाव का हो गया, इसीलिए उसे कहा जाता है चाइना। अगर वहीं लाओस और कंबोडिया की बात करते थे तो 3री शताब्दी से लेकर के लगभग 19वीं शताब्दी तक हिंदुस्तान का प्रभाव रहा है, और वहाँ पर बहुत सारे अभिलेख या अन्य प्रकार के मंदिरें, मस्जिदें जो भी थी वो भारतीय मूल से मिलती जुलती है, इसलिए उसे इंडो कहते हैं। तो दोनों मिला करके इंडो चाइना यानी हिंद चीन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। लेकिन फिर हमने बताया कि 1510 ईस्वी में सबसे पहले पुर्तगालवासी वहाँ पर व्यापार करने के उद्देश्य से गए, क्योंकि वह सिल्क रूट पर था। सिल्क रूट का मतलब होता है कि जो चीन की रेशम उत्पादक केंद्र है वह उसी रास्ते से होकर के वियतनाम से होते हुए समुद्र की ओर उतरती थी, इसी रूट पर पड़ता था वियतनाम। तो सबसे पहले पुर्तगालवासी वास्को डी गामा जो हैं वह व्यापार करने के उद्देश्य से वहाँ गए। इसके बाद डच गए, फिर बाद में अंग्रेज गए, फिर बाद में जो हैं कौन गए, फ्रांस गए। फ्रांस की नज़र वहाँ के आर्थिक चीज़ों पर थी, उसे लगा कि यहाँ पर सबसे अच्छी संपत्ति है, अधिक से अधिक लाभ कमाया जा सकता है। साथ ही साथ उन्होंने देखा कि भारत में कुछ ही भागों पर हमारा हिस्सा है, अधिकार है, चीन के कुछ अंश पर ही हमारा अधिकार रह चुका है,
अगर हिंद चीन पर अगर हमारा अधिकार हो जाए तो लगभग हम दोनों जगह यहीं से बैठे बैठे नज़र रख सकते हैं। इसी उद्देश्य से उसने क्या किया, सबसे पहले अपने कुछ व्यापारी और पादरियों को वहाँ भेजना शुरू किया। पादरी की नज़र यहाँ के शासन व्यवस्था में थी कि किसी तरह से हमारे एंट्री इसके शासन में हो जाए। और ठीक उसी समय क्या होता है, कोचिन चीन के जो राजा थे उसके आंतरिक संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। वहाँ के जनता उसके विद्रोह की स्थिति में आ जाते हैं और इसी का मौका का फ़ायदा उठाकर पादरी जाते हैं और राजा से कहते हैं कि देखिए, यहाँ के राजा मतलब यहाँ के जनता जो है ना आपके खिलाफ में है, कभी ना कभी आपको उखाड़ फेंकेगी। इस विद्रोह को शांत करने के लिए हमारे पास एक रास्ता है। और राजा से वह किसी तरह से अनुनय विनती करके फ्रांसीसी सेना को वियतनाम में बुलाना शुरू कर देता है। जैसे वहाँ पर पहुँचती है सेना, विद्रोह को तो दबा देती है, लेकिन उसका परिणाम क्या होता है, बहुत ही बुरा परिणाम होता है कि कोचिन चीन, अन्नाम, बाकी जो देश थे वहाँ पर धीरे धीरे करके 1863 ईस्वी तक पूरे वियतनाम पर अपना शासन फैला लेते हैं। उसे कहते हैं अब फ्रांसीसी यानी फ्रेंच इंडो चाइना। अब उसका पहले था हिंद चीन यानी कि इंडो चाइना, अब हो गया फ्रेंच इंडो चाइना। अब क्या नाम पड़ गया, फ्रेंच इंडो चाइना। अब जो फ्रांस वाले लोग वहाँ जाते थे, हमने कल एक ऑब्जेक्टिव छोड़ दिया था आपको, कभी कभी परीक्षा में पूछता है कि फ्रेंच वाले को यानी फ्रांस वाले जो लोग वहाँ जाते थे उसको वहाँ पर किस नाम से जाना जाता था, तो याद रखिएगा कोलोन। उसका क्या नाम था, कोलोन। ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि फ्रांस वाले जब वियतनाम जाते थे तो वियतनाम के लोग उसे किस नाम से जानते थे, तो कोलोन के नाम से जानते थे। ठीक है। और वहाँ पर उन्होंने अपना अधिकार फैलाया। वहाँ के कुछ सकारात्मक प्रभाव देखने को मिला, जैसे उन्होंने नहर बनवाई, कृषि उत्पादन बहुत बढ़ा, लोगों की अधिक से अधिक आय होने लगी। लेकिन उसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिला, क्योंकि वहाँ की सभ्यता संस्कृति को वह प्रभावित करना चाहता था, सबको ईसाई बनाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने स्कूली शिक्षा जो थी ना वो फ्रांसीसी देना शुरू किया और लोगों में ये चाहते थे कि पढ़े लेकिन ज़्यादा ना पढ़े, बहुत कम मात्रा में पढ़े। इसलिए प्रारंभ में वो क्या करते थे, अधिक से अधिक उन्हें शिक्षा देते और लास्ट में जाकर के उसको क्या कर देते थे, फेल कर देते ताकि नौकरी नहीं प्राप्त। और यहीं से संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है। सबसे पहले जो शिक्षित वर्ग के लोग थे उन्होंने संघर्ष वहाँ पर शुरू किया और विद्यार्थियों ने एक आंदोलन बना करके विद्रोह किया था, जो हमने पहले वाली वीडियो में दिया था। चलिए, तो हमारी पिछला टेलीग्राम था। अब चलते हैं आगे, हम लोग देखते हैं आगे क्या कहता है, सुनते हैं। उससे पहले एक प्यारा सा थोड़ा सा मोटिवेशनल हो जाए तब आगे चलेंगे। सुनिए, कहते हैं हर पल तेरा ही नाम होगा, तेरे हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा। क्या कहते हैं, सुनते हैं। हर पल तेरा ही नाम होगा, तेरे हर कदम पे दुनिया का सलाम होगा, मुश्किलों का सामना हिम्मत से करना, देखना एक दिन वक्त भी तेरा गुलाम होगा। यानी देखिए, ये हमारी जो है ना मेहनत एक ऐसी चीज़ है ना कि हर चीज़ों पर ना अपनी आधिपत्य जमा लेता है, अपनी झंडा पताका जो है ना फहरा लेता है। इसीलिए कभी मेहनत से पीछे मत रहिएगा। चलते हैं औपनिवेशिक धार्मिक नीति। देखिए, हमने पहले भी बताया था कि फ्रांसीसी जो थे ना वो चाहते थे कि सभी लोगों को क्या बना दिया जाए, ईसाई बना दिया जाए। अब उसी के विरोध में यहाँ पर धार्मिक आंदोलन शुरू होता है। सुनते हैं। फ्रांस के अधिकार होने के साथ धार्मिक बदलाव आना शुरू कर दिया। वे चाहते थे कि सभी वियतनामी ईसाई धर्म स्वीकार कर ले, चीनी सभ्यता को छोड़ ईसाई बन जाए। लेकिन वहाँ के विभिन्न धर्म के लोग थे जिन पर कन्फ्यूशियस का प्रभाव था, जिससे ईसाई पादरी इन धार्मिक लोगों के बीच संघर्ष शुरू हो गया। अब देखिए, अभी पीछे एक फोटो हमारी मतलब क्या कहते हैं उसको, थंबनेल पर लगी हुई थी। अच्छी दाढ़ी वाले लोग थे, मोटे चाटे थे, वो कन्फ्यूशियस थे, यानी धार्मिक गुरु थे। ठीक है ना। पूरे वियतनाम में, क्योंकि वो चीन के रहने वाले थे, तो उनका ना प्रभाव पूरे वियतनाम पर था। वो धार्मिक लोग थे और उनको बहुत अच्छे लोग वहाँ के लोग मानते थे, माने उनको धर्म गुरु के नाम से जाना जाता था। तो अब सब लोग वहाँ पर, क्योंकि अधिकतर समय तक चीन का प्रभाव रहा है, तो चीन का प्रभाव रहने के कारण सब लोग चीनी सभ्यता संस्कृति से ज़्यादा प्रभावित रहे। अब ईसाई जब वो गए वहाँ तो वो चाहते थे कि, कहते थे कि तुम्हारी जो सभ्यता संस्कृति है ना वो अच्छी नहीं है,
सब लोग अब ईसाई, उसको गेट को थोड़ा सा ठीक कर दीजिए उधर, सभी लोग ना, आप लोग हमारे ईसाई धर्म को स्वीकार कर लीजिए। स्कूल में भी उसी तरह की शिक्षा दिया जाने लगा। परिणाम तक इसके बीच में क्या होती है, अब संघर्ष शुरू हो जाती है। किसके बीच में, पादरी के बीच में, और वहाँ के जो स्थानीय लोग थे, जो धार्मिक विचार के लोग थे, इनके बीच में संघर्ष होती है। अब संघर्ष का नाम याद रखेंगे, पहला संघर्ष है जिसका नाम है स्कॉलर्स रिवोल्ट। स्कॉलर्स रिवोल्ट पूछता है स्कॉलर्स रिवोल्ट क्या है, तो आप ध्यान रखेंगे, जब ईसाई मशीनरी लोगों को जबरदस्ती ईसाई बनाने लगे तो उस समय हजारों वियतनामी ईसाई बन गए। लेकिन इसके विरोध यदा कैदा तो चल ही रहा था, लेकिन 1868 ईस्वी में इसके खिलाफ राज दरबार के लोगों द्वारा एक विद्रोह चलाया गया जिससे स्कॉट रिवोल्ट कहा गया, यानी विद्वानों का विद्रोह के नाम से जाना जाता है। इससे हजारों ईसाई मार डाले गए, लेकिन सरकार क्रूरतापूर्वक उसे दबा दिया, लेकिन यह राष्ट्रवाद के विकास में प्रेरणा का काम किया। ठीक है, मैंने पहले तो जो ईसाई थे प्रलोभन दे करके, जबरदस्ती जो भी थे पादरी लोग, वहां के वियतनामियों को धीरे धीरे क्या कर दिया, ईसाई बना दिए। बहुत सारे लोग ईसाई बन भी गए, लेकिन जैसे जैसे वो उनका अत्याचार बढ़ने लगा, ईसाइयों का अत्याचार बढ़ने लगा, तो कुछ राज दरबार के लोग थे जिन्होंने देखा कि भाई हमारे देश की जो पुरानी सभ्यता संस्कृति है, जो धर्म है, उसको ये लोग क्या कर रहे हैं, बदलते जा रहे हैं, प्रभावित करते जा रहे हैं। तो जिन्हें अपने देश के प्रति प्रेम थे, तो वो लोग क्या किए, इनके विद्रोह में, यानी कि पादरी के विरोध में एक आंदोलन चलाए। तो उस सब समूह क्या कहलाया, स्कॉट रिवोल्ट, यानी विद्वानों का समूह। ठीक है, याद रखेंगे, स्कॉलर्स रिवोल्ट। स्कॉलर्स रिवोल्ट का मतलब विद्वानों का विद्रोह। ये कहां से चलाया गया, तो राज दरबार से। जैसे देखिए, अन्नाम का कोई राजा होगा, जैसे कोचिन चीन के एक राजा थे, कंबोडिया के राजा थे, तो ऐसे देश के जो राजा थे ना, उनके राज दरबार में कुछ लोग जो धार्मिक विचार के लोग थे, उन लोगों ने मिल करके एक आंदोलन चलाया, सब समूह बना करके। किसके खिलाफ से, पादरी के खिलाफ में। आज जो जो पादरी लोग जबरदस्ती लोगों को बना रहे थे, उन सब की हत्या कर दी गई। हजारों लोग उस समय मारे गए 1868 ईस्वी में। जब हजारों लोग मारे गए, माने ईसाई जो पादरी थे, तो सरकार को लगा, अंग्रेज मतलब फ्रांसीसी सरकार को लगा कि भाई पादरी को मारा जा रहा है, तो जबरदस्ती उनको जो है दबा दिया गया। आंदोलन को बहुत सारे लोगों को पकड़ के जेल में बंद कर दिया गया, कुछ लोगों की वहां पर हत्या कर दी गई। ऐसे तो आंदोलन तो कम हो गए, लेकिन लोगों के मन में ना एक भावना जग गई कि हमारे देश के प्रति प्रेम भावना। ठीक है ना, तो धीरे धीरे वो सुलगती रहती है। तो पहला आंदोलन समझ गए, ये कौन सा आंदोलन। चलिए, दूसरा आंदोलन था, ये भी धार्मिक आंदोलन है। ऑब्जेक्टिव में पूछता है, याद रखिएगा, हुआ हाओ आंदोलन क्या है। तब पूछे जाएंगे आपसे, हुआ हाओ आंदोलन क्या है, तो धार्मिक आंदोलन है, याद रखिएगा। ये भी क्या था, धार्मिक आंदोलन। जैसे अभी आप देखे स्कॉलर्स रिवोल्ट, यानी स्कॉलर्स रिवोल्ट, विद्वानों का आंदोलन, ये क्या था, धार्मिक आंदोलन था। देश की आजादी की लड़ाई नहीं थी, वो किसकी थी, धार्मिक आंदोलन। ठीक उसी तरह से हुआ हाओ आंदोलन जो है क्या है, धार्मिक आंदोलन। ये भी पूछता है ऑब्जेक्टिव में, याद रखिएगा। यह एक धार्मिक औपनिवेशिक आंदोलन था जिसमें हुयेन फूसो नाम है, हुयेन फूसो एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे जो समाज सुधारक भी थे, जिनके द्वारा 1939 में चलाया गया था। यह आंदोलन व्यापक होता जा रहा था, जिससे भयभीत सरकार इसे पागल घोषित कर उसे जेल में डाल दिया और डॉक्टर को पागल घोषित करने के लिए कहा गया, लेकिन डॉक्टर भी उसी का अनुयायी बन गया। अंत में सरकार उसे लाओस भेज दिया, उनके समर्थक की यातनाएं दी गई, आंदोलन को दबा दिया गया, लेकिन आंदोलन फिर भी राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में उभर कर सामने आया। फिर समझिए, पहला वाला जो आंदोलन था स्कॉलर्स रिवोल्ट, उसको तो फ्रांसीसी दबा दिए। बाद में क्या होता है, एक व्यक्ति हैं 1939 में, उनका नाम था हुयेन फूसो। बड़ा ही एक समाज सुधारक आदमी, सामाजिक व्यक्ति थे। समाज के मतलब लोगों में न जाकर के लोगों को समझाते थे, ज्ञान बुद्धि की बात करते थे। धीरे धीरे उनकी प्रसिद्धि, जैसे अभी देखिए ना, अभी के समय में हमारे अनिरुद्धाचार्य महाराज जी हैं, नहीं, उनकी प्रसिद्धि लगभग पूरे भारतवर्ष में है, सब लोग उनकी कथा को सुनता है। धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, उनकी कथा को सुनते हैं, नहीं।
तो हम लोग उनको अब धार्मिक गुरु के रूप में देखते हैं। सब लोग उनकी तस्वीरें घर में लगा करके उनकी आराधना पूजा करते हैं, कहते हैं ये धार्मिक गुरु है। ठीक उसी समय वियतनाम में क्या था, हुएन फूसो नामक एक व्यक्ति थे जो धार्मिक विचार के थे और लोगों को ना अच्छी अच्छी बात समझाते थे, समाज में अच्छी अच्छी काम करते थे, ताकि और कुछ लोग ऐसा भी समझते थे कि इन पर ना भगवान का एक प्रकोप है, भगवान से इनकी साक्षात दर्शन बातचीत होती है, इनके बारे में विचार था। तो धीरे धीरे इनका प्रभाव जो है ना बढ़ते चला गया। तो अब जो है लोग पादरी की बातों का ध्यान कम देते थे और इनकी बातों का ध्यान ज्यादा देने लगे। तो अब फ्रांसीसी सरकार को लगी कि ये व्यक्ति जो है ना समाज में इसका प्रभाव बढ़ते जा रहा है, हो ना हो हमारे लिए कोई मुसीबत खड़ा ना कर दे। जैसे एक व्यक्ति की अगर बातों को हजारों हजारों लोग मानने लगे तो वो कभी ना कभी क्या कर सकता है, आंदोलन कर सकता है। तो इसलिए उसको डर हो गई, किसको, फ्रांसीसी सरकार को, कि इसके पास बहुत सारे लोग हो गए, इसकी बात को मानने वाले बहुत सारे लोग हैं, तो एक दिन ये किसी न किसी तरह के मुसीबत खड़ा करेगा हमारे साथ। बस वो क्या किया, डर करके उस पर या मतलब मुकदमा चलाया, मुकदमा चला करके उनको जेल में डाल दिया। और सब फ्रांसीसी जितने थे इनको पागल पागल कहने लगे। धार्मिक गुरु थे लेकिन इनको क्या घोषित कर दिया, पागल। अब एक डॉक्टर को, फ्रांसीसी डॉक्टर थे, उसको ये घोषित करने के लिए कहा गया कि भाई एक सर्टिफिकेट तैयार करिए और इनका जांच करके बताइए कि पागल है ये, कहा गया। तो डॉक्टर जांच करने जब गया तो उन्हीं को ज्ञान देना शुरू कर दिए। तो वो भी हो गए कौन सी, इन्हीं का अनुयायी बन गए, माने चेला बन गया। वो क्या इनको पागल घोषित करता, वो इनका ही चेला हो गया। जैसे आप देखे होंगे ना हिरण्यकश्यप के बेटे थे प्रहलाद जी, है ना। अब प्रहलाद जी को मारने के लिए उनके पिताजी जब भेजे राक्षस को, तो राक्षसवा सब जो है वो भी हरि नाम गाना शुरू कर दे, क्योंकि प्रहलाद जी हरि नाम करते थे। तो वो भी सब राक्षसवा सब क्या हो गया, हरि नाम करने लगे। जब वो हिरण्यकश्यप गया, देखा कि मारने की बजाय सब बैठ के प्रहलाद जी ऊपर में बैठे हुए हैं और नीचे है सब राक्षसवा सब बैठ के हरि नाम कर रहा है। तुमको भेजे थे मारने के लिए, गए थे हरि नाम करने के लिए? नहीं, सब उनका शिष्य हो गया। ठीक उसी तरह से इनका शिष्य हो गया। अब सरकार घबरा गई कि भाई जिसको भेजे हम पागल घोषित करने के लिए, वो तो खुद देश का चलबा हो गया, तो अब हम क्या करें, क्योंकि मार नहीं सकता। देखिए जिसकी संख्या ज्यादा होती है तो मानने वाले लोग, तो हो सकता है अगर उसको मारेंगे ना, अगर जेल में उसको, उसके साथ अगर उसकी हत्या कर दी जाती, तो हो सकता था कि आंदोलन उसी समय तीव्र हो जाता। सरकार डरती थी। जैसे महात्मा गांधी कुछ भी करते थे, सरकार हमेशा क्या रहती थी, डरती रहती थी। वो जानता था अंग्रेजी सरकार की, अगर महात्मा गांधी को छुओगे तो उस समय तुम्हारा कल्याण, क्योंकि उनके समर्थक बहुत ज्यादा हैं, हो ना हो एकाएक हमला करके पूरे देश को उखाड़ देगा हुए। इसीलिए कोई महात्मा गांधी अगर गलती भी करते थे तो उनको जेल में बंद कर देता था, उन्हें रखता था छिपा करके, लेकिन उनकी हत्या नहीं कर सकती थी। जैसे लोगों को मालूम हो जाता कि महात्मा गांधी मर गए हैं तो उसका कल्याण नहीं था। ठीक उसी तरह से वहां पर इनकी संख्या इतनी ज्यादा थी मानने वाले लोग, तो वो क्या किए, यहाँ से निर्वासित कर दिए, मैंने इस जेल से निकाल करके उनको दूसरे देश भेज दिए, जैसे लाओस भेज दिए, नाम भेज दिए, ऐसे करके तबादला कर दिए ताकि लोगों का प्रभाव कम हो जाए। लेकिन फिर भी इनके समर्थकों का ना प्रभाव कम नहीं हुआ। अंत क्या किया गया, इन पर जो है ना बहुत तरह का यातनाएं दी गई वहां के लोगों पर, ठीक है ना। जो उनके अनुयायी सब थे, चेला सब था, उस सब पर जेल में रख दिया गया, बहुत सारे लोगों को मार दिया गया। आंदोलन भले उनके हटने के बाद, क्योंकि जो मेन आदमी होता है जब हट जाता है ना, तो आंदोलन थोड़ी सी गति क्या हो जाती है, कम हो जाती है, गति कम हो जाती है। लेकिन लोगों के मन में फिर भी अपने देश के प्रति जो अब राष्ट्रवाद की भावना जग चुकी थी, वो समाप्त नहीं हो रही थी, वो आंदोलन शुरू की जा रही थी। बस एक ऐसे लोगों की जरूरत थी जो आंदोलन को और तेज बढ़ाए। समझ गए हुआ आंदोलन क्या था, उनके व्यक्ति कौन थे, हुएन फूसो। अपने याद रखिएगा नाम थोड़ा सा अपने इंडिया वाला नाम तो है नहीं, वियतनामी नाम है, तो इसी तरह का नाम होगा, फान बो चाई फो फांसी। चलिए, हाँ नाम ऐसा ही रहबे करता है। चलते हैं आधुनिकीकरण और राष्ट्रवाद। अब देखिए देश में राष्ट्रवाद की भावना शुरू हो गई थी। पहला आंदोलन आपने क्या देखा कि जो छात्र थे वो आंदोलन शुरू किए। दूसरा आंदोलन आपने देखा कि जो राज दरबार के लोग थे वो राष्ट्रवादी धार्मिक आंदोलन शुरू किया, जिसका नाम रखा स्कॉलर्स रिवोल्ट। कुछ जनता, आम जनता लोग थे, जिनमें एक धार्मिक व्यक्ति थे जिन्होंने
होआ हाओ आंदोलन शुरू किया। यानी कहने का अर्थ है कि फ्रांसीसियों से हमारी आंदोलन की शुरुआत हो चुकी थी। अब रही बात आधुनिकीकरण कैसा चलेगा। अब वहां पर बहुत सारे लोग थे। अब उनका विचार था कि भाई ये जो हमारे देश में राष्ट्रवाद तो चल रहा है, लेकिन आधुनिकीकरण कैसा रहा जाए। पुराने तरीके से हम लोगों को जो पहले वाले जमाने में हम लोग चल रहे थे वैसे ही चलें, कि कुछ नई बातें हम लोग शुरू करें, है ना। ऐसा उनका विचार आया। अब यहाँ पर उस समय ना दो नेता का उदय हुआ और दोनों के विचार अलग अलग थे। दोनों प्रसिद्ध थे लेकिन दोनों के विचार अलग अलग थे कि आधुनिकीकरण किस तरीके से किया जाए। कुछ का मानना था कि जो फ्रांसीसी हैं वो आधुनिक सभ्यता का जनक है, तो उनके हिसाब से ही हमारी देश की आधुनिकता चली जाए, यानी फ्रांस जो कहता है उसी में चला जाए, लेकिन उसके जो धार्मिक विचार है उसको नहीं अपनाना। मतलब कहने का अर्थ है कि वो ईसाई कहता है बनना है वो नहीं चलेगा, बाकी शिक्षा हम लोग आधुनिक लेंगे। आधुनिक शिक्षा जैसे हमारी जो पुरानी संस्कृत की शिक्षा थी तो हम लोग उसको छोड़ के आधुनिक शिक्षा की ओर आए थे। हमारे देश में जब अंग्रेजी शिक्षा शुरू हुई थी ना, तो हमारे देश के लोग ना इसका विरोध किए थे, बहुत सारे लोग, ठीक है। तो गांधी जी या अन्य प्रकार के जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे, तो ये लोग आधुनिक शिक्षा के समर्थक थे। ऐसा नहीं कि वो कहते थे कि नहीं आधुनिक शिक्षा नहीं लेना है, लेना है आधुनिक शिक्षा, तभी आप चलेंगे, लेकिन कब, अपने देश की शिक्षा के साथ। माने हमारी अंग्रेजी पढ़ाई नहीं होनी चाहिए। हम आधुनिक शिक्षा लेंगे, विज्ञान की शिक्षा लेंगे, गणित की शिक्षा लेंगे, लेकिन वो जो अंग्रेजी सब कुछ पढ़ाया जाता है, सभ्यता संस्कृति अंग्रेजी वाली कहानी, उ ना ओकरा में हिंदी हम लोग फेंट के पढ़ेंगे, ताकि क्या, हम लोग आधुनिक भी रहेंगे और अपने देश के प्रति प्रेम भी रहेगा। तब वियतनाम में भी लोग वही चाहते थे कि शिक्षा भी हमारी आधुनिक हो, विज्ञान की शिक्षा हो, गणित की शिक्षा चलेगी, लेकिन किस भाषा में, फ्रेंच भाषा में नहीं, वियतनामी भाषा में हो, है ना। कुछ लोग ऐसे विचार के थे और कुछ कहते थे कि ना, जो पुरानी सभ्यता संस्कृति है उसी के हिसाब से चलना चाहिए। देखते हैं क्या होता है। वियतनाम में राष्ट्रीय आंदोलन चल तो गया, लेकिन असमंजस की स्थिति में आधुनिकीकरण किस हद तक किया जाए, दोनों में थोड़ा अंतर हो रहा था। वियतनाम में पुरानी परंपरा को अपनाई जाए या फ्रांसीसी जो अच्छी आधुनिकीकरण है उसे अपनाया जाए। माने कुछ लोग कहते थे कि वियतनामी वाला जो परंपरा पहले से चल रही है उसी को रहने दिया जाए, या जो आधुनिकीकरण की नीति है उसको अपनाई जाए। उस समय वहां दो प्रसिद्ध महान राष्ट्रवादी नेता आए जिनके विचार अलग अलग थे, दोनों के अलग अलग थे। अब कौन कौन है समझते हैं थोड़ा सा। देखिए, एक का नाम था फान बोई चाऊ, याद रखिएगा नाम थोड़ा सा अपना, ठीक है। ये प्रसिद्ध नेता थे। इनका जन्म 1867 से 1940 तक, यानी कि 1867 में जन्म हुआ, 1940 में इनकी मृत्यु होती है। यह एक धार्मिक व्यक्ति थे। इन पर कन्फ्यूशियस का प्रभाव था। अभी देखे बताए, कन्फ्यूशियस जो अभी थंबनेल में लगी हुई है, मोटे जाटे जो लोग हैं, थोड़ा सा उसका चेहरा अलग अलग सा रहता है, वो धार्मिक व्यक्ति थे, बहुत धार्मिक, माने समझिए ना, धर्म गुरु के नाम से लोग उनको जानते थे। तो उनके विचार से ये प्रभावित थे, ठीक है। वे खत्म हो रहे वियतनामी परंपरा से दुखी थे, उपनिवेशवाद के विरोधी थे, इसलिए उन्होंने 1903 में एक दल का गठन किया जिसे नाम है रिवोल्यूशनरी सोसाइटी अथवा दुई तान होई दल। माने वहां की भाषा में क्या नाम है, दुई तान होई, या अगर उसको अंग्रेजी में कहिएगा तो रिवोल्यूशनरी सोसाइटी, ठीक है ना, रिवोल्यूशनरी सोसाइटी, अब जो भी है हाँ हाँ जो भी है, अब देख लीजिएगा, हमको नहीं आता है समझ में। चलिए, उन्होंने गठन किया। अब देखिए क्या करते हैं, इनका अध्यक्ष वो खुद नहीं बनते हैं, नगुयेन राजवंश के राजकुमार कुआंग दे को इनका अध्यक्ष बनाते हैं, और जिसके बाद इनकी प्रसिद्धि क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। देखिए, यही थे, उनका नाम है फान बोई चाऊ। ये देखिए, ये व्यक्ति है। अब ये ना धार्मिक विचार के व्यक्ति थे, खुद धार्मिक थे, कन्फ्यूशियस के विचार से प्रभावित थे। तो ये जब फ्रांस में देखे कि आधुनिकीकरण शुरू हो गया है, सब कुछ फ्रांसीसी है, भाई कपड़ा लोग पहने तो फ्रांसीसी, अपनी बाल का स्टाइल रखे तो वो भी फ्रांसीसी नहीं होता। बहुत सारे लोगों को देखिएगा अलग अलग तरीके से बाल का स्टाइल, तो अंग्रेजी मतलब फ्रांसीसी स्कूल में ना बच्चों को फ्रांसीसी बाल कटा करके आने के लिए कहा जाता था कि वो डिजाइन से थोड़ा बाल कटाना है। कपड़ा भी वही, तुम्हारी जो भोजन का नाश्ता जो होगा, खाना जाएगा, वो भी कैसा, फ्रांसीसी होनी चाहिए।
मतलब सब कुछ फ्रांसीसी हो यहाँ पर। तो ई बात से ना फान बोई चाऊ ना बहुत दुखी थे। ये चाहते थे कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, यहाँ पर आधुनिकरण ठीक है, लेकिन किस में, तब वियतनामी तरीके से होना चाहिए। हमारी जो पुरानी सभ्यता संस्कृति है वो भी जिंदा रहनी चाहिए, ऐसा इनका विचार था। इसीलिए उन्होंने क्या किया था, एक मतलब संगठन बनाया, समूह बनाया लोगों का, जो इनके विचार को मानने वाले लोग थे, वो मिला करके एक संगठन, तो उसका नाम रखा रिवोस ल्यूशनरी सोसाइटी अथवा दुई तान होई दल। और इसका अध्यक्ष खुद नहीं बने। देखिए, सबसे बड़ी बात, उस दल का अध्यक्ष ये खुद नहीं बने। इन्होंने एक है न्यू थी नगुयेन राजवंश, उसके राजकुमार क्वांग दे को बनाए। तो इससे डबल फायदा हुआ। देखिए, एक तो जनता इनको तो पसंद करती थी, और राजा उस समय ना, बहुत सारे राजा जो थे वो फ्रांसीसी के समर्थक थे, फ्रांस वाले का समर्थक। क्योंकि अभी पीछे हमने अपने क्या पढ़ा था, जब एक तरफा अनुबंधन व्यवस्था पढ़े थे तो क्या देखे थे कि जो बागान वाले मालिक थे, बड़े बड़े बागान थे, उसके जो मालिक थे, उसको उसने क्या दिया था, विशेष अधिकार। अब मजदूर को, किसान को कोई विशेष अधिकार नहीं दिया था। मजदूर खेत में काम करेंगे, अगर बागान मालिक को मन होगा तो उसको वेतन देगा, ना मन होगा तो नहीं देगा। किसी तरह की अगर गड़बड़ी हुआ तो मजदूर को जेल भी भिजवा सकता है। अब जेल भेजने में किसका मदद, तब फ्रांसीसी सेना आती थी और मजदूर को पकड़ के ले जाती थी, और कह दिया था। अपने देश में भी वही होता था। जब हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे तो देखेंगे कि अंग्रेजवा जब आता था, तो जैसे आम अपने मान लीजिए अपना गांव है, तो ये गांव में जो हम जमींदार होते थे, तो हम जमींदार या हम जो मुखिया होते थे, तो हमारा वो समर्थक होता था। हमारे यहाँ वो अंग्रेजवा पुलिसवा सब आके बैठता था। अब मान लीजिए आप कोई किसान अगर गड़बड़ी कर दिया है, तो हम उसको कह के उसको जेल भेजवा देते थे। तो हमारा तो समर्थक होता था। तो राजा के समर्थक थे, तो उस समय राजा सब किसका समर्थक था, फ्रांसीसी का। तो ये देखे कि भाई राजा समर्थक है, तो ओकरे में से काहे नहीं एक आदमी को फुटका लिया जाए क्या। तब फ्रांसीसी का एक एगो हाथ तो कटेगा, क्योंकि राजा की मदद से वो हमारे यहाँ आंदोलन चला रहा है, तो हम उकरे में से एगो को फुटका लेते हैं। तो वो क्या किए, नगुयेन राजवंश के राजकुमार क्वांग दे को अपनी ओर मिला लिए और उसी को अध्यक्ष बना दिए। भाई, कोई पार्टी का अध्यक्ष बना देना एक बड़ी बात होती है क्या। तो उसको मिला देने से क्या हुआ, राज दरबार का समर्थक इनको मिलना शुरू हो गया। डबल फायदे, एक तो आम किसान जनता मजदूर जो थे वो तो इनके समर्थन में थे ही, और साथ साथ अब किसका समर्थन मिलना शुरू हो गया, राज दरबार। इनकी प्रसिद्धि बहुत बढ़ जाती है। चलिए, तो ये थे हमारे प्रसिद्ध नेता फान बोई चाऊ। अब क्या होता है देखिए, इन पर चीन के सुधार लियांग किचाओ का भी गहरा प्रभाव था। माने चीन में जो, क्योंकि चीन से ही सटा हुआ था, तो चीन में कोई आंदोलन होती था ना, उनका प्रभाव इन पर ज्यादा होता था। तो चीन में एक समाज सुधारक थे जिनका नाम था लियांग किचाओ, उनके विचार से प्रभावित हुए। बाद में जाकर के फान बोई चाओ इनसे मिले भी, किनसे, लियांग किचाओ से, चीन में जाकर के, और उनके विचार से प्रभावित होकर के उनसे मुलाकात किया और उनसे प्रेरणा लेकर के दी हिस्ट्री ऑफ द लॉज ऑफ द वियतनाम नामक पुस्तक लिखा। देखिए, जब वो गए कहाँ, फ्रांस, सॉरी चीन, चीन में उनके एक लियांग किचाओ नामक एक व्यक्ति थे, जो धार्मिक स्वभाव के समाज सुधारक लोग थे। उनसे मिले, उनसे मिलने के बाद बातचीत हुई, कई दिनों तक उन साथ रहे, और रहने के बाद उनसे प्रेरणा पा करके उन्होंने सोचा कि कैसे हमारा देश सुधरेगा, कैसे देश में लोगों में संगठन आएगी। तो संगठन लाने के लिए कुछ तो करना होगा। तो उनके प्रेरणा मिलने पर उन्होंने एक किताब लिखा, दी हिस्ट्री ऑफ द लॉज ऑफ वियतनामक नाम का एक पुस्तक लिख दिया। और जैसे पुस्तक लिखे, अब पूरा वियतनाम में समझिए एक तरह से ये प्रचार प्रसार होना शुरू हुआ, पूरा तहलका मच गया, एकदम बवाल हो गया पूरा। किताब पढ़ते ही लोगों में एक आक्रोश की भावना उत्पन्न हुई, ठीक है ना। सब लोग जो है 80 रुपया, सब लोग जो है ना इनके समर्थन में आ गए, किसके, फान बोई चाऊ के, ठीक है। इनका खूब स्वागत हुआ। मानना था कि पहले अपने देश में विदेशी शत्रुओं को चंगुल से बाहर निकालना होगा, स्वतंत्रता मिलने के बाद ही हम अन्य अधिकारों की बात कर सकते हैं। माने इनका विचार था कि सब जब तक हमारे देश में आज़ादी नहीं मिल जाती है, यानी हमारी जो विदेशी शत्रु हैं फ्रांस वाले, उसको जब तक भगा नहीं देंगे, उससे पहले हम क्या नियम कानून की बात करेंगे, हमारा क्या नियम होना चाहिए, क्या कानून होना चाहिए। पहले जो दुश्मन है उसको भगाओ, ऐसा विचार के लोग थे ये। तो फान बोई चाऊ को समझ गए।
फिर से एक बार देख लेते हैं। ये एक धार्मिक विचार के लोग थे। इन पर कन्फ्यूशियस का बहुत बड़ा गहरा प्रभाव था। माने धर्म के बारे में भी सोचते थे, देश के बारे में भी सोचते थे। तो धीरे धीरे ना इनका जो है ना एक समूह बनते चला गया लोगों का, और सभी को मिला करके उन्होंने देश की आज़ादी की बात अगर करने लगे तो उन्होंने एक समूह बनाया, दल बनाया, जिसका नाम उन्होंने क्या रखा था? नाम तो बड़ा उटपटांग है, याद रहता नहीं है। रिवोल्यूशनरी सोसाइटी अथवा दुईतान होई। इसके बाद ये चीन गए। चीन के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था लियांग किचाओ, और उससे ये प्रभावित हुए। फिर उन्होंने एक किताब लिखा, द हिस्ट्री ऑफ द लॉज ऑफ द वियतनाम। जब ये लिखे तो इनका खूब स्वागत हुआ, और इनके बाद इनकी प्रसिद्धि खूब बढ़ गई। सब लोग इनका मतलब अच्छे एक राजनेता के रूप में जानना शुरू कर दिए। तो अब यहाँ से दो ऑब्जेक्टिव पूछ सकते हैं आपसे, ये तो इंपोर्टेंट्स हैं, याद रखेंगे। द हिस्ट्री ऑफ द लॉज ऑफ वियतनाम के लेखक कौन है? तब फान बोई चाओ। ठीक है, ये पूछेंगे आपसे, ऑब्जेक्टिव में रहता है, देखने को मिलता है। अब आगे चलिए, ये तो एक दूसरे नेता की बात करते हैं। उनका नाम था फान चू त्रिन। याद रखिएगा, उनका क्या नाम था? फान चू त्रिन। ये व्यक्ति हैं। फान चू त्रिन वियतनाम में दूसरे विख्यात राष्ट्रवादी थे। वे राजतंत्रात्मक व्यवस्था के विरोधी थे। वे वियतनाम को स्वतंत्रता के लिए राजा के लिए सहायता लेना नहीं चाहते थे। उनका विश्वास गणराज्य की स्थापना में थे। वे चाहते थे फ्रांसीसी वहां शासन करे, लेकिन संवैधानिक सुधार के साथ। वे चाहते थे आर्थिक विकास के लिए कृषि और उद्योग का भी विकास हो। देखिए अभी क्या समझे, दोनों दो विचार के थे। एक चाहते थे कि फ्रांसीसी यहां से भाग जाए। फान बोई चाओ चाहते थे कि फ्रांसीसी का अधिकार नहीं, हम अपना राजा, हमरा देश, हम लोग सब कुछ रहेंगे, नहीं रहेंगे। लेकिन फान चूत्रिन जो थे, इनका जन्म होता है 1871, मृत्यु है 1926। देखिए वो चाहते थे कि हमारे देश में ना जो पहले वाला जो राजा था, राजतंत्रात्मक व्यवस्था, राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, ये वाला सिस्टम हमारे यहाँ नहीं रहेगा। तो राजा कौन हो? तब फ्रांसीसी राजा रहे, लेकिन कौन? गणतंत्रात्मक व्यवस्था, मतलब हम लोगों को भी अधिकार मिले, वोट डालने का अधिकार मिले, शासन में भाग लेने का अधिकार मिले, सुधार हो। राजा फ्रांस रहेगा, लेकिन शासन में क्या होना चाहिए? सुधार। जैसे हमारे देश के भी कुछ लोग थे, चाहते थे अंग्रेजी शासक रहे, लेकिन कैसा चाहिए? हमारी सुधार, हमको भी बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। हम भी अगर योग्य हैं तो हमें भी बराबर का नौकरी, हमें भी बराबर का वेतन, सब कुछ मिलना चाहिए। नहीं, माने हमारी सुविधा मिलनी चाहिए, जैसे एक सामान्य देश में होती है, गणराज्य में होती है, उस तरह की। तो ये ऐसे विचार के लोग थे, यानी फ्रांसीसी शासक रहे, लेकिन गणराज्य वाला होना चाहिए, हम लोगों का भी उसमें अधिकार मिलनी चाहिए। लेकिन इनके भी मानने वाले बहुत सारे लोग थे, ऐसा नहीं कि अकेले थे। तो धीरे धीरे ये भी एक बहुत बड़े राष्ट्रवादी नेता बन गए थे। उनके विचार के कुछ लोग थे जो उनके समर्थन कर रहे थे। अब चलते हैं, एक आंदोलन शुरू हुआ था, पूर्व की ओर चलो आंदोलन। जैसे हमारे देश में हुआ था दिल्ली चलो आंदोलन। नारा कौन दिया था? दिल्ली चलो। ना, सुभाष चंद्र बोस जी दिए थे दिल्ली चलो का नारा। याद रखिएगा, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो अब वहां पर आंदोलन चला, उसमें नारा आया पूरब की ओर चलो। क्या नारा आया? अब देखिए कहानी क्या, थोड़ा सा कहानी में रस क्या आता है समझिएगा। वहां पर वियतनाम में स्कूल तो खोला था। कौन स्कूल? सही से बैठिए आप लोग थोड़ा सा। फ्रांसीसी स्कूल खोला, सबको फ्रांसीसी शिक्षा दी जाने लगी। आज सबको नीचे की पढ़ाई तो ठीक ठाक रहती, ऊपर जाके फ्लियोर कर देता। तो विद्यार्थियों में एक समझ में आ गया था कि ये सब सोची समझी क्या है, साजिश है। कि भाई सब हम लोग पढ़ते ठीक हैं, ये 1,70,000 लोग पढ़े और 400 आदमी पास किए, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है क्या? तो सब अब विद्यार्थी सब क्या करने लगे, वहां से बहुतायत मात्रा में जापान भागने लगे, चीन भागने लगे। ठीक है, तो वहां पर तो स्वतंत्रता थी। वियतनाम में ना फ्रांसीसी था, चीन पर तो उनका कोई अधिकार नहीं था, जापान पर कोई अधिकार नहीं था। और उस समय जापान जो है ना, मतलब एक शक्तिशाली देश के रूप में उभर रहा था। तो ये लोग चाहते थे कि चीन वाले के साथ और जापान वाले के साथ अगर हमारा संबंध बनल रहेगा, थाईलैंड वाले के साथ हमारा संबंध बना रहेगा,
तो हमको दूगो फायदा होगा। पहला तो वियतनाम में संघर्ष करेंगे, अगर फ्रांसीसी सरकार हमको कुछ कहेगी तो हम भाग जाएंगे चीन, वहां जाके सुरक्षित हो जाएंगे। अरे हम तो तेरे देश में रहेंगे तब ना, तो हमको पकड़ के फांसी दे देगा, हम तो भाग जाएंगे दूसरे देश, तो तू हमारा पकड़ते रहना। एगो फायदा ही होता था। कैसे लाएगो भाई, दूसरे देश में जाकर के तुम्हारी सेना जाने का आदेश रहेगा तब ना तुम जाओगे। जापान में फ्रांस वाले को जाने का आदेश होता तब ना। दोनों तो कट्टर दुश्मन था, बाद में देखेंगे हम लोग कैसे दुश्मन था, लेकिन फिलहाल समझिए जापान वाला और फ्रांस वाला दोनों तो एक दूसरे के विरोधी थे। द्वितीय विश्व युद्ध में दोनों लड़ा है विरोध में। जापान वाला के देश में कैसे जा सकता है फ्रांस वाला सेना, तो यहाँ का आदमी मार के अगर वहां भाग जाता तो सुरक्षित है वहां पर। एक तो फायदा ही होता था, और दूसरा क्योंकि फ्रांस और जापान दोनों एक दूसरे के क्या है भाई, विरोधी हैं। फ्रांस है पूंजीपति और चीन वाला था साम्यवादी। चीन वाला क्या था, साम्यवादी, तो ये भी इसका विरोधी। तो वहां पर जो राष्ट्र लोग जाते थे और राष्ट्रीय आंदोलन चालू करते थे, तो उसकी मदद कौन करती थी, चीन वाला और जापान वाला। नहीं तो इसको तो डबल फायदा था भाई, एक तो रहने का जगह मिल गया, आंदोलन चलाएंगे तो हमारे साथ क्या मिलेगा, हमको सहयोग मिलेगा, हथियार मिलेगा, आदमी मिलेगा, सेना मिलेगा, ताकि हम फ्रांसीसी को हरा सकें। हमारे देश में भी वही कहानी थी। जब हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था तो जर्मनी और जापान अंग्रेज के विरोधी थे। तो हमारे नेता जैसे सुभाष चंद्र बोस जी चले गए हिटलर से मिलने। जर्मनी का एक नायक था हिटलर। हिटलर ऐसा खूंखार आदमी, अपने सन के 1 आदमी रख लेता, तुम देख के पहचान नहीं सकते थे कि भाई हिटलर है कि कौन है। जब हमारे सुभाष चंद्र बोस जी गए वहां, तो हिटलर को मतलब कक्ष में गए, तब बुलाए हिटलर को, तो एक आदमी हिटलर जैसा ही आया, तो उन्होंने हाथ मिलाने से इनकार कर दिया कि भाई हिटलर नहीं है। ऐसे करके 2 बार 3 बार उनको ठगा गया। हिटलर की हूबहू नक्शा बना करके, नक्शा क्या वैसे नहीं आदमी, मोछ वैसे, डिजाइन वैसे, कपड़ा वैसे, बाल वैसे, सब कुछ हुलिया वैसा ही, सेम टू सेम, देखने से लगता था हिटलर है। तब जाकर के जब वो पहचान ही जाता था सुभाष चंद्र बोस जी, तब बाद में हिटलर, वास्तविक हिटलर आते हैं, तब दोनों से बातचीत होती है, हाथ मिलाते हैं। तब हिटलर कहता है भाई तुम जान कैसे गया। नहीं तो वो भी एक नेता थे, अभिनेता थे, और तब उन्होंने बताया कि भाई एक जो हिटलर है वो सामान्यतः हाथ मिलाने से इनकार कर देता है, माने कि जो ओरिजिनल वाला था ना वो हाथ नहीं मिलाता था, आज जो डुप्लीकेट सब आता था तुरंत हाथ मिलाता था, एकदम समझ जाते थे कि ये ओरिजिनल हिटलर नहीं है। पकड़ लिए सुभाष चंद्र बोस जी। भाई ये भी बहुत बड़े नेता थे ना। तो दोनों से बातचीत होती है और वहां से हथियार लल्ला करके देते थे, कहाँ है, इंडिया वाले को, और खूब एकदम गोली बारूद अंग्रेज बा को जगह तक उड़ा पुरा दिए। ठीक है ना, कई जगह, वो तो हम लोग अगले चैप्टर में देखेंगे, फिलहाल समझते हैं। तो जापानियों को भी इसे, सॉरी वियतनाम वाले को इससे फायदा होता था। अब देखिए क्या होता है, प्रारंभ में वियतनामी जापान और चीन के संबंध बनाए हुए थे, जिससे युद्ध सामग्री, शरण स्थली मिल जाता था, माने रहने का जगह और लड़ने के लिए हथियार मिल जाता। इसी बीच बहुत सारे वियतनामी बच्चे पढ़ने के लिए जापान गए। बहुत सारा बच्चा, क्योंकि अपने देश में पढ़ाई अच्छी नहीं होती थी, जानिए रहे थे कि भाई फ्रांसीसी स्कूल है, पढ़िए ध्यान से, अच्छा रहेगा। वहां पर प्रेरणा पाकर रेस्टोरेशन सोसाइटी की स्थापना किए तथा पूर्व की ओर चलो का आंदोलन तैयार कर दिया। मतलब वो लोग एक वहां पर जापान में ही सारे बच्चे जब पढ़ने गए तो सारे बच्चे लोग मिल करके, विद्यार्थी लोग, एक आंदोलन शुरू किया जिसका नाम था रेस्टोरेशन सोसाइटी की स्थापना किया। सब लोग समूह बना करके वियतनाम के, सॉरी फ्रांस के खिलाफ वही आंदोलन शुरू कर दिए और नारा दिए पूरब की ओर चलो। अब देखिए उस समय क्या होता है कि जापान उन्हें बहुत अस्त्र शस्त्र देता है, काफी मदद करता है, लेकिन पता नहीं क्या होता है, विश्व के देशों में कुछ राजनीतिक खेला हो जाता है। अब राजनीतिक जैसे खेला होता है तो जापान जो है ना, इनका अब जो है विरोधी हो गए, किसके, वियतनाम वाले के। 100 विद्यार्थी नेता बेता जो भी था उसको खदेड़ के भगा दिया, दमनकारी नीति अपनाया, सबको वहां से भगा दिया। सब लोग वहां से भाग के, कुछ लोग चीन आ गए और कुछ लोग थाईलैंड चले गए। थाईलैंड जगह है वहां पर वो चले गए, वहीं पर लोग अपना रहने लगे। जापान से उसको भगा दिया गया था, किसको, वियतनामी को। उस समय में, बाद में फिर शरण मिलता है, सब लोगों को मदद करता है, कैसे कैसे होता है देखेंगे। अब देखिए जब चीन गए तो चीन में डॉक्टर सन्यास सेन के प्रेरणा लेकर के वियतनामी मुक्ति एसोसिएशन नामक संस्था की स्थापना की और उनका उद्देश्य लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना करना चाहते थे। अब देखिए चीन जब गए ना
तो उस समय चीन में ना मंचू वंश का शासन था, मंचू वंश। अब बड़ा ही मंचू वंश ना बड़ा निरंकुश शासक था, अच्छा राजा नहीं था। माने उसको समझिए ना कि वहां के जनता के हित का कोई काम ही नहीं करता था। जैसे अभी पीछे आपने देखा जार निकोलस द्वितीय ऐसो आराम में, अब पहले के राजा महाराजा ऐसे ही हुआ करते थे। उसको तो कोई चिंता नहीं था कि अगला सरकार हमारी होगी कि नहीं होगी। अरे हम हैं, हमारा बेटा कैसनो खरब को होगा तो राजा तो होबे करेगा, क्योंकि राजतंत्रात्मक था, राजा का बेटा राजा होगा। हम भलाई करें चाहे बुराई करें, जनता से हमको क्या मतलब है, जनता तो हमारी कर देगी ही और हम ऐशो आराम से जिएंगे। तब मंचू वंश का शासन था चीन में, वो भी वैसने था। तो वो चीन में भी एक आंदोलन चला था, जैसे अभी पीछे आपने देखा रूस में लेनिन के अध्यक्षता में वहां सरकार बनी थी और कुछ ही दिनों बाद वहां पर अच्छी सरकार हुई। तो ठीक वही बात था चीन में, जो मंचू शासन था उसके विरोध में डॉक्टर सन्यात सेन नामक एक व्यक्ति थे, जो उन्होंने एक आंदोलन चलाए वहां पर, और राजा को हरा करके और वहां पर एक गणराज्य की स्थापना किया। कहां? चीन में। अब चीन में जब विद्यार्थी था, कहां वाला? वियतनामी वाला। ये सब जब देखा वहां पर कि भाई जब चीन के देसी राजा अपन राजा को लोग हरा करके जब शासन व्यवस्था में सुधार ला सकता है, तो हमारे देश में तो विदेशी वाला है भाई, ओकरा काहे नहीं हम हरा सकते हैं? कोशिश करेंगे तो हो ही सकता है। जब डॉक्टर सन्यास सेन कितना मेहनत करके, कितना परिश्रम करके, कैसे लोगों को जुटा जुटा करके राजा को हराया और शासन व्यवस्था में सुधार किया है, तो हम लोग भी कोशिश करेंगे। मैंने एक प्रेरणा जगा लोगों के मन में कि जब वो कर सकता है तो हम काहे नहीं कर सकते हैं। ठीक है। उस समय बहुत सारे लोग कहाँ थे? चीन में ही थे, ये सब देखे थे अपनी आंखों से, तो उनके मन में वो प्रेरणा जगा। बस वो लोग भी क्या किए, फटक से वियतनामी लोग एक वियतनामी मुक्ति एसोसिएशन नामक संस्था की स्थापना कर दिया और सब वियतनामी को उसमें इकट्ठा करना शुरू किया। ए भाई सब आदमी मिल के चलो ना आंदोलन करेंगे। जैसे देखो ना अभी डॉक्टर सन्यास सेन कितना बढ़िया काम किया, सब मिल के किया है तब ना हुआ। अकेले डॉक्टर सन्यास सेन करता तो होता? उकरा में कितने राजा मारवा दिया था, तैयो हार मारना, मार पीट के दिया भगा दिया उकरो। तो अपनों लोग चलो ना, बहुत करेगा तो वियतनामी को हम लोगों को मारबे ना करेगा फ्रांसीसी। अरे मरेंगे मरेंगे लेकिन देश के लिए मरेंगे। अब सबके मन में वो प्रेरणा जागृत होना शुरू हो जाता है। अब धीरे धीरे राष्ट्रीय आंदोलन, पहले था धार्मिक आंदोलन, छात्र आंदोलन, अब यहां से क्या शुरू होती है? राष्ट्रवादी आंदोलन, भाई देश की आजादी की लड़ाई। अब देखिए अब शुरू होता है हिंद चीन में राष्ट्रवाद। सुनिएगा, अब हिंद चीन में 1905 में रूस जापान युद्ध, 1911 में चीनी आंतरिक आंदोलन के बाद लोगों में जोश प्रकट हुआ। अभी क्या बताए कि 1905 में जापान एक छोटा देश, रूस इतना बड़ा देश, ओकरा अकेले जापान ना हरा दिया। तो लोगों, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी उस समय कहां गए हुए थे? जापान। जापान में सब कहानी अपनी आंखों से देखा, तो उनके मन में वो जोश जगा कि भाई इतना बड़ा देश को हरा देना एक छोटे देश के लिए तनिक सी बात नहीं, हिम्मत और जज्बा की जरूरत होती है। और यही हम लोगों में नहीं है, इसलिए फ्रांस हमारे देश पर अधिकार कैले है। तब पहले तो हिम्मत और जज्बा जुटाओ, तब हो सकता है। तो जापान से प्रेरणा मिली। 1911 में अभी कहानी क्या सुने कि जो वर्षों से चली आ रही थी मंचू राजवंश, उसको डॉक्टर सन्यात सेन अपनी मतलब बहादुरी से, अपनी संगठन से पुराने राजवंशों को हरा करके वहां पर गणतंत्रात्मक की स्थापना की। ये लोग कुछ समय उस समय चीन में थे, तो वो देखे तो लोगों के मन में एक प्रेरणा जगा कि जब जापान कर सकता है, जब चीन कर सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। अब वहां पर से ना लोगों में एक संगठन बनना शुरू होता है। देखिए इसी बीच 1914 में प्रथम विश्व युद्ध में बहुत संख्या में सेना में भर्ती कराया गया और लोगों को बेगारी कराने के लिए फ्रांस ले जाया गया। इससे बहुत संख्या में लोगों की मृत्यु हुई, इससे लोगों में घोर प्रतिक्रिया हुई। इसी बीच 1914 में वियतनामी राष्ट्रवादी दल का गठन किया गया और पहली बैठक कैटन में हुई। अब देखिए क्या होता है, 1911 तक वहां देखिए लोगों में एक आक्रोश की भावना पनप गई। ठीक 1914 में ना प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। अब प्रथम विश्व शुरू होता है ना, तब फ्रांस वाला तो बहुत तेज तरह का था, वो जान रहा था कि युद्ध हो रहा है तो बहुत सारे लोग मरेंगे ही नहीं। तो अब इसको मरने की बात जब आ रही थी, चलिए भाई तो बता रहे थे कि क्या हुआ, प्रथम विश्व शुरू हो गई।
अब फ्रांसीसी वाला तो देख लिए कि भाई इससे इसमें तो युद्ध में बहुत सारे लोग मरेंगे ही, अब उसको सेना की जरूरत थी। तब वियतनामियों को ना क्या करता था, बहुत सारी संख्या में, बहुत सारी मात्रा में, बिना ट्रेनिंग और का सबका नौकरी देना शुरू कर दिया। होता है ना, पहले नौकरी, उस समय तो नौकरी दे ही नहीं रहा था शुरू में, अब जरूरत है सेना का, तो बहुत सारे वियतनामियों को, सब युवा सबको एकदम पुलिस में भर्ती कराना शुरू कर दिया, और सबको ले गया विदेश से लड़ाने के लिए। यहाँ से किसी को ले जाता था कहीं कहीं उठा उठा के, जर्मनी उधर से लड़ रहा था, इधर से लड़ रहा था। अब जैसे जैसे लड़ाई हो रही थी, तो अब वो क्या करता, सो देखिए, फ्रांसीसी बहुत तेज था, सब वियतनामियों को आगे खड़ा करता था, सबसे आगे में बंदूक लेके, अपने पीछे खड़ा रहता था कि गोली लगेगा तो पहले इसको ना लगेगा, नहीं। अब देखिए, ये तो मजबूर थी वहां के लोग, क्योंकि उस पर किसका अधिकार था, फ्रांस का अधिकार था। फ्रांस वाले जो कहते, अधिकारी फ्रांसीसी, इसका कोई था नहीं, तो वो सब पीछे रहता, इसको आगे खड़ा करता था। ये लोगों को न कोई अच्छा ट्रेनिंग थी, या ना कोई अच्छा हथियार होता था, ये लोग अपना मर जाते थे। क्या करता भाई, वो मारता, गोली उड़ जाते फटाक से, नहीं, बात खत्म। बहुत तायत मात्रा में, बहुत संख्या में लोग वहां मारे गए उस समय में, प्रथम विश्व युद्ध में, ठीक है ना। वियतनामी जो भर्ती लेकर के यहाँ से जाते थे, तो बहुत सारे मात्रा में वहां पर लोग मरते थे। जैसे इंडिया वाला होता था, इंडिया वाला भी गया था, अंग्रेज वाला सब पकड़ पकड़ के ले जाता था वहां पर। हम लोगों को आश्वासन दिया था कि जब प्रथम विश्व युद्ध में जीत जाएंगे ना, तो थोड़ा जो है आजादी दे देंगे, तो हम लोग बहादुरी से लड़ते थे। तो इंडिया वाला कमजोरा थोड़ी है वियतनाम की तरह, यहाँ के लोग बहुत ताकतवर लोग होते हैं, खालियो हाथ लड़ लेगा तो 2 4 10 को उल्टा पुल्टा देगा। इंडिया का लोग बहुत ताकतवर होता है, ये मिट्टी में भाई ताकत है। चलिए आइए किताब की ओर, बातें नहीं, अरे पीछे वाले बार चीन चीन वाला से हुआ ना लड़ाई, हमारी सेना सब जाकर के बेले पर कुब्बी मार मार के देखते उल्टा पुल्टा दिया चीन वाला को। वो लोग बंदूक लेकर के आया, लाठी लेकर के आया, हमारा भारतीय लोग गया, मार देता था कुब्बी माथे पर, ले धसा देता था। चलिए आइए किताब की ओर। हाँ हाँ, वहां पर जो बहाल होता है, इंडियन आर्मी सब जो बहाल होता है, खूब लमका लमका वाला बहाल किया जाता है, चीन वाला सब है इतनी इतनी को। हाँ हाँ, हमरे जैसे। चलिए अब चलिए, यहाँ पर क्या हुआ, और क्या किए, चीन वाला सब बहुत सारा तो सेना गया लड़ने के लिए, तो चीन में लोगों की कमी हो गई, सॉरी ये फ्रांस में कमी हो गई, तो यहाँ से वियतनाम से ना कुछ बुरबा सुरबार को बेगारी कराने के लिए ले गया। अब वहां के लोगों में एगो अलगे भावना आ गया कि इन हम लोगों को मरवाने के लिए ले जा रहा है, कहाँ सेना में भर्ती हुआ, नहीं जो भर्ती होने वाला था जबरदस्ती भर्ती कर लेता था, चलो लड़ने के लिए। तो अब सबको मन में आ गया कि इन सब मारे के हमारा चक्कर है, बलि चढ़ाने लिए ले जा रहा है, नहीं जी। अब क्या करते बेचारे, आंदोलन की भावना और यहाँ पर क्या हो जाती है, तीव्र हो जाती है। अब चलते हैं, सुनिएगा, वियतनाम में साम्यवाद और राष्ट्रवाद। अब वियतनाम में साम्यवाद का प्रचार होता है, राष्ट्रवाद की शुरुआत होती है। अभी तक लगातार छिटपुट घटना होती रहती थी, लेकिन कोई सफलता नहीं मिल रही थी। लेकिन 1929-30 में विश्वव्यापी आर्थिक संकट देखने को मिला, जिसका प्रभाव वियतनाम पर भी पड़ा। रबर और चावल के मूल्य में गिरावट आ गई, गरीब लोग गरीब होने लगे, सरकार की ओर से किसी तरह का कोई राहत कार्य नहीं दिए गए, इसलिए लोगों में आक्रोश की भावना बढ़ गई, और इसे शांत करने के लिए सरकार की ओर से क्रांतिकारी जुलूस, हवाई जहाज से बम गिराए गए। कुछ लोगों में शांति आई, लेकिन अंदर ही अंदर आग सुलगती रही, और इसी बीच हो ची मिन की एंट्री हो जाती है, समझिएगा। अब क्या होता है कि 1918 में प्रथम विश्व समाप्त होता है। प्रथम विश्व युद्ध में इतनी धन की हानि होती है, उसके बाद पूरे देश में, माने पूरे विश्व की बात करेंगे, पूरे विश्व में आर्थिक संकट देखने को मिलता है। आर्थिक संकट का मतलब है कि देश में सामान है, लेकिन खरीदने के लिए पैसे नहीं है, गरीबी छा गई पूरे देश में, ठीक है। तो क्या देखिए कि अब साम्यवादी का प्रचार क्या होता है, समझिएगा। 1918 में प्रथम विश्व समाप्त हुआ, नहीं पढ़िएगा, तो 18 में समाप्त होने के बाद विश्वव्यापी आर्थिक संकट हुई। सबसे पहले शुरुआत होती है इंग्लैंड से, इंग्लैंड, फ्रांस, सारे देशों में ना, माने उद्योग में सामान बना हुआ है, बाजार में सामान पड़ी हुई है, खरीदने के लिए पैसे नहीं। अब देखिए, जब दुकानदार को नहीं बिकेगा, उद्योग मालिक को नहीं बिकेगा, तो उद्योग वाले कच्चा माल खरीदेंगे किसान से,
अब किसान को तैयार वस्तु पड़ा हुआ है, किसान रबर की खेती कर लिया, ढेरी के ढेरी रबर धैले है, चावल का खेती कर ले, चावल धैले, बिकिए नहीं रहा तो क्या करेंगे। अब यहाँ के लोगों में ना आर्थिक गरीबी आ गई, भूखमरी आ गई, ठीक है। अब उस समय सरकार को, फ्रांसीसी सरकार को कुछ राहत काम चलाना चाहिए था, कोई राहत काम नहीं चलाया। उसी समय कुछ नेता वहां पर उदय हुए जिनका नाम था हो ची मिन्ह। ये एक हीरो की तरह एंट्री लेते हैं उसी समय, और वो ऐसा एंट्री लेते हैं, लोगों को समझाना शुरू करते हैं, ए भाई ये जो गरीबी है ना, ये बेरोजगारी केकरे कारण है मालूम है ना, सब फ्रांसीसी के कारण हो रहा है। हम लोग इतना उत्पादन कर रहे हैं, वो लैस ले रहा है, हम लोग गरीब होते जा रहे हैं। पूरा लैस का मतलब आनंद, खुशी, हमारे पैसा से वो ऐस कर रहा है। अरे वह, अरे वो वह नहीं पढ़िएगा, छोड़ दें, चलिए। हाँ चलिए, वो क्या करता है कि वो लोग मन आनंद ले रहा है, हमारी पैसे हमारे लोगों के साथ वो आनंद ले रहा है, हम लोग जो है ना गरीब होते जा रहे हैं। अब वहां पर लोगों में ना एक विचार भावना शुरू होता है, और हो ची मिन्ह जो थे वो साम्यवादी विचारधारा के लोग थे, क्योंकि चीन और ये किससे, जापान से वो ज्यादा प्रभावित हुए थे, साथ ही साथ और सारे देशों से हुए हैं, तो इनका ना प्रभाव ज्यादा था। अब हो ची मिन्ह आते हैं ना, बहुत अच्छे व्यक्ति थे, इनकी प्रसिद्धि पूरे वियतनाम में, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम जो भी है, सब जगह इनका हो जाता है, ठीक है। जैसे महात्मा गांधी की प्रसिद्धि यहां पर थी, बोलो। चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे थे कि वियतनाम में हो ची मिन्ह की अब क्या होती है, एंट्री। चलिए थोड़ा सा हो ची मिन्ह के बारे में देख लेते हैं। हो ची मिन्ह का जन्म हुआ था 1890 और मृत्यु 1869, अच्छा सॉरी 1969, ये ना है 1969। देखिए समझिएगा, वियतनामी स्वतंत्रता के नेता हो ची मिन्ह, देखिए हो ची मिन्ह जो थे ना, वो जैसे हमारे भारत में महात्मा गांधी का जितना योगदान है उससे कहीं मतलब बराबर रखिए या ज्यादा रखिए, हो ची मिन्ह का भी बहुत बड़ा योगदान है। तो उन्हें वियतनामी स्वतंत्रता के नेता कहा जाता है, हो ची मिन्ह। अब चलिए यहां से एक ऑब्जेक्टिव पूछता है, हो ची मिन्ह का अर्थ क्या होता है। तो इनका वास्तविक नाम हो ची मिन्ह नहीं है, इनका वास्तविक नाम कुछ और था, लेकिन बाद में इन्होंने अपना नाम रख लिया है हो ची मिन्ह, जिसका अर्थ होता है पथ प्रदर्शक। याद रखिएगा, हो ची मिन्ह का अर्थ पथ प्रदर्शक। इनका मूल नाम था नगुयेन सिन कुंग, नगुयेन सी कुंग इनका मूल नाम था, बचपन का नाम, लेकिन बाद में इन्हें नगुयेन आई क्योक के नाम से जाना जाता था, नगुयेन आई क्वेक के नाम से इनको जाना जाता था। शुरू में मूल नाम था इनका कुछ और, नुगुयेन सी कुंग, लेकिन लोग इनको क्या कहते थे, नगुयेन आई क्वेक। शुरू में ही इसी नाम से जाने जाते थे, बाद में ही अपना नाम चेंज करके रख दिए हो ची मिन्ह, जिसका अर्थ होता है पथ प्रदर्शक। जैसे गांधी जी का मूल नाम क्या था, मोहनदास करमचंद गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। बाद में कुछ लोग उन्हें महात्मा कहे, कुछ लोग बापू कहे, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उनको बापू कहे थे सबसे पहले, तब बापू के नाम से प्रसिद्ध हुए। रविंद्रनाथ टैगोर उन्हें महात्मा कहा तो महात्मा के नाम से प्रसिद्ध हो गए। नाम कुछ और था लेकिन प्रसिद्धि कुछ और नाम से हुई थी। तो ठीक उसी तरह से इनका भी वहां पर कुछ लोगों ने क्या नाम रख दिया, हो ची मिन्ह। तब मूल नाम क्या था, याद रखेंगे, मूल नाम था न्यूगियन आई क्योक। अब से वहां पर रहेगा, ऑब्जेक्टिव में यही रहेगा, मूल नाम में क्या रहेगा, न्यूगियन आई क्योक। चलिए अब थोड़ा सा, इनका जन्म 19 मई 1890 को मध्य वियतनाम के एक गांव में गरीब परिवार में हुआ था। वियतनाम के एक गरीब परिवार में इनका जन्म हुआ था। कब, तो 19 मई 1890 को। ये चले गए पेरिस और मास्को में शिक्षा ग्रहण किए। माने वियतनाम से कहां चले गए, पेरिस गए, फिर मास्को गए। तो मास्को यानी रूस, रूस की राजधानी मास्को। रूस में किसकी सरकार थी, लेनिन की सरकार थी। तो लेनिन यानी कौन था, साम्यवादी था। तो साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित हो गए,
पेरिस गए, पेरिस से फिर रहे कुछ दिन, कहाँ गए, मास्को गए। तो भाई मास्को जब जाइएगा, वहां पर लेनिन की सरकार है, साम्यवादी की सरकार है, तो साम्यवादी विचारधारा से आप प्रभावित होइएगा कि नहीं, आपको लगने लगेगा कि अच्छा सरकार है, तो साम्यवादी से काफी प्रभावित हुए। वही देखते हैं, आगे चलते हैं। शिक्षा ग्रहण करने के बाद कुछ समय तक शिक्षक के रूप में अपना जीवन व्यतीत किए, माने कुछ समय तक बच्चों को पढ़ाए। बाद में उन्होंने फ्रांसीसी जहाज में नौकरी भी कर लिए, एक जहाज में वो नौकरी का काम किए, और मार्क्सवादी विचार से ये काफी प्रभावित हुए। कहां, जब कहां पढ़ते हुए, फ्रांस में, पेरिस में। जैसे देखिए, आप पढ़े थे कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहां हुआ था, जर्मनी में। पत्नी से शादी करने के बाद 1 साल बाद ही छोड़ के कहां चले गए थे, फ्रांस। फ्रांस में फ्रेडरिक एंगल से इनकी क्या हो गई थी, मुलाकात हुई, और वहीं पर मार्क्सवादी विचारधारा का घोषणा पत्र तैयार किया, साम्यवादी घोषणा पत्र। नहीं, अब वहां पर कार्ल मार्क्स भी गए थे, और वहीं पर कौन थे, हो ची मिन भी थे। तब वह मार्क्सवादी विचारधारा यानी साम्यवादी विचारधारा, मार्क्सवादी कहिए या साम्यवादी कहिए, एक ही चीज है। तो उनके विचार से प्रभावित होने लगे। उनका मानना था कि बिना संघर्ष का वियतनाम को आजादी नहीं, माने बिना लड़ाई लड़े फ्रांसीसी हमारे यहां से जा ही नहीं सकता। गांधी जी का मानना भी ऐसा ही था, लेकिन गांधी जी कैसा कहते थे, बड़ा वो एक सभ्य विचार के लोग थे। वो कहते थे कि एक थप्पड़ मार दिया अंग्रेज बात, ये भी गाल बढ़ा देते थे, यो मारो। अब आज की दुनिया में ऐसा आदमी नहीं होगा, इनमें एक थप्पड़ में 4 थप्पड़ मार देगा धराधर, नहीं। तो गांधी जी थे कि बिना लाठी बिना बारूद गोले के हम देश को आजाद करा देंगे। चलो उनकी योगदान रही है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उन मौका पर चौका मारते थे गांधी जी, मौका पर चौका। उन्होंने 4 आंदोलन किए थे, आपको याद होगा। पहला किए, उनका नाम था, नहीं, सत्याग्रह आंदोलन 1917 सत्याग्रह। दूसरा उन्होंने किया असहयोग आंदोलन 1920 में। 1930 में सबने अवज्ञा, और 1942 में भारत छोड़ो। ये बीच में गैप गैप कर कर के आंदोलन चलाते थे। ये काहे लगी, तो मौका देखते थे कि अंग्रेजवा कहाँ पर कमजोर रहा है, और जब कमजोर रहेगा तब ये मौका पर चौका मारा जाएगा, ठीक है ना, ताकि वो जल्दी से ना हमारी बात को सुधार देगा। नहीं तो इसीलिए वो ऐसा करते थे। चलिए वो सब तो हम अगले चैप्टर में देख लेंगे, लेकिन फिलहाल हो ची मिन भी उन्हीं के विचार से थे। तो हमारे देश में गांधी जी का योगदान है, लेकिन क्या सुभाष चंद्र का योगदान नहीं है, चंद्रशेखर आजाद का योगदान नहीं है, उन लोगों का भी योगदान था। अंग्रेजवा को कहते थे कि अगर तुम हम पर उंगली उठाओगे तो तुम्हारे हाथ उखाड़ लेंगे। हाँ, सुभाष चंद्र बोस के कहना था कि अगर तुम हम पर उंगली अगर उठा दिया तो तुम्हारा हाथ उखाड़ लेंगे हम। पहली बात, सीधा बात हमारे यहाँ। हाँ, ये विचार के लोग थे, तब ना अंग्रेजवा डरा। गांधी जी को अंत में कहना पड़ा कि बिना अंग्रेज जो है ना मार के नहीं सुनने वाला है, लेकिन हाँ भाई, लात के देवता कहीं बात सुने, ये बात में वो समझे थे, लेकिन वो तो उनका अपना सिद्धांत था कि भाई हम जो इस सिद्धांत को मानेंगे वही मानेंगे, तो वो मानते रहे। अब बाद में ये लोग भी आंदोलन चलाते रहे, तब इसके तो हमारा देश 2 भागों में बटा हुआ था, उसमें गरम दल और नरम दल। नरम दल में गांधी जी, या गरम दल में सुभाष चंद्र बोस, हाँ ये सब थे। हाँ, वो सब आगे देखेंगे, आइए किताब की ओर। तो इनका भी, हो ची मिन का मानना था कि वियतनाम ऐसे आजाद नहीं होगा, उसके लिए फ्रांसीसियों से क्या करना होगा, संघर्ष करना होगा। अब क्या करता है सो देखिए, तो संघर्ष को बढ़ाने के लिए, इसलिए फ्रांस में ही 1917 में साम्यवादी गुट बनाया। साम्यवादी गुट कौन, हो ची मिन। अभी 1917 में कौन क्रांति हुई थी, रूस की क्रांति, याद है ना। तो वहां पर लेनिन ने क्या बनाया था, कॉमर्टियन सम्मेलन। पूरा दुनिया का जितने साम्यवादी लोग थे सबको कहां बुलाया, मास्को, और सबको मिला के क्या बनाया था, कॉमर्टियन सम्मेलन। तो हो ची मिन भी में भाग लिया था, समझ रहे ना। तो हो ची मिन को ये आशा था कि फ्रांसीसी है पूंजीवादी, और हम हो गए अब साम्यवादी। तो जितने साम्यवादी लोग हैं वो तो हमको मदद करेगा ना, नहीं, अंग्रेजवा फ्रांसीसी से लड़ने में हमको इस सब का सहयोग मिलेगा। देखिए हो ची मिन बुद्धिजीवी बहुत थे, पढ़े लिखे भी हो गए, तो अब उनको ज्ञान समझ में आया कि अगर फ्रांसीसी से लड़ना है तो इसके जो दुश्मन है उसका साथ रखो। नहीं, दुश्मन का दुश्मन जो है वो क्या होता है, दोस्त होता है। दुश्मन दोस्त, यानी फ्रांसीसी का दुश्मन कौन, पूंजीवादी का दुश्मन कौन, साम्यवादी। साम्यवादी हमारे क्या बनेगा, दोस्त।
हमको लड़ने में सुविधा होगी। इसलिए उसने क्या बनाया, साम्यवादी गुट बनाया। कहाँ? 1917 में। कौन? हो ची मिन। कहाँ? वो भी फ्रांस के राजधानी पेरिसे में। अलग बल्लग ना, तोरिये देश में रह के तोरिये हम अब हमला करेंगे, देखो कैसे। ये कौन? चलिए, आप लोग ऐसे नहीं करिए। अब 1925 में वियतनामी क्रांतिकारी दल बनाया। फिर देखिए पेरिस में उन्होंने एक और दल बनाया, वियतनामी क्रांतिकारी दल। माने फ्रांस में रहकर ही फ्रांस के विरोध आंदोलन। 1930 में उन्होंने सभी दलों को इकट्ठा किया। अब उसके बाद वो आए कहाँ? वियतनाम। वियतनाम में आए, बहुत सारा दल था, छोटका छोटका दल सब बनेले था। हो ची मिन सोचा कि ये छोटकी छोटकी दल से काम चलने वाला ना है, सब कोई एक बनाना चाहिए, समूह बनाना चाहिए, तब जाकर के हमारा देश आजाद हो सकता है। सारे दलों को बैठक बुलाई गई। बैठक बुला करके हमारे मतलब एक दल बना लिए। कौन? तो उनका नाम रखा वियतनामी क्रांतिकारी दल, और उसमें सबको शामिल कर लिया। जैसे हमारे देश में भी था। हम लोग 1885 से पहले भारत में बहुत सारा छोटा छोटा दल था, सब अलग अलग था। एओ हुम जो देखे, ये दल अच्छा नहीं है, सबको मिला करके 1885 31 दिसंबर मुंबई के संस्कृत कॉलेज में एक संगठन बनाया, जिसका नाम रखा गया अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यानी उसको कहिए राष्ट्रीय कांग्रेस दल, ठीक है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से एक संगठन बना, जिसके अध्यक्ष चुने गए थे उस समय बोमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी भी शॉर्ट में लोग कहते हैं, ठीक है ना। वो सब देखेंगे आगे। तो जैसे हमारे देश में छोटा छोटा दल को बनाया गया, हो ची मिन वही किया। अपने देश में जितने छोटे छोटे दल थे सबको मिला करके एक बना दिए। अब क्या होता है समझते हैं आगे थोड़ा सा। द्वितीय विश्व युद्ध और वियतनाम में राष्ट्रवाद, अब खत्म है थोड़ा सा है। अब देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध में जापान पर गहरा प्रभाव पड़ा। 1940 में जर्मनी द्वारा फ्रांस की हार हुई, इससे जापान खुश हुआ। इसी बीच जापान हिंद चीन पर अधिकार कर लिया। अब वियतनाम दो तरफा युद्ध लड़ना पड़ा, समझिएगा। अब आजाद कर ही देते हैं जल्दी से, फटाक से इसको। अब उसी समय 1939 में द्वितीय विश्व समाप्त हो मतलब शुरू हो जाता है। अब द्वितीय विश्व शुरू होता है तो एक तरफ है जापान, जर्मनी, तुर्की, ऑस्ट्रिया, एक तरफ लड़ रहा है इंग्लैंड, फ्रांस, ये सब छोटे छोटे देश लड़ रहे हैं। अमेरिका बाद में आता है, शामिल होता है। चलिए आगे पर। तो अब ये शामिल होता है, लड़ रहा है। जर्मनी ना उस समय सबसे ताकतवर देश था, जर्मनी। हिटलर ना मात्र 40 घंटा में पूरे फ्रांस को उड़ा दिया। इतना बम मारा जर्मनी अकेला कि पूरा फ्रांस को तहस नहस कर दिया 40 घंटा में। 40 घंटा का मतलब 1 से 2 दिन नहीं, 24 दूना 48 दूर यार। तो हम लोग पढ़ रहे थे, क्या होता है कि 1939 में द्वितीय विश्व शुरू हो, जर्मनी ताकतवर, वो फ्रांस को मात्र 40 घंटा में बर्बाद कर दिया। फ्रांस जैसे हारा, जापान वाला बड़ा खुश हुआ, मोगम्बो खुश हुआ। उसका आशा था, क्यों? देखिए, उसका दुश्मन हारा था, उसी दुश्मन का शासन कहां था? वियतनाम पर, यानी फ्रांसीसी कहां था? वियतनाम पर। वहां उसकी हार हुई, इसका मतलब क्या? यहां भी उसकी हार हुई, इसकी शक्ति कमजोर हुई। अब वो चाहता था जापान वाला कि वियतनाम पर हमारा अधिकार हो। राजा सरकार तो उसी का था, किसका? फ्रांस का। लेकिन वियतनाम पर जापानी अपनी सेना भेज दिया और जापान उस पर अधिकार कर लिया। अब डबल अधिकार हो गया भाई। एक वियतनाम पर दुदुगो, एगो फ्रांसीसी पहले से अधिकार कैले है, लेकिन वो अभी नाम मात्र का था, और जापानी पूरे ताकत से लड़ रहे थे। अब सोच रहा था वियतनामी को, लोगों को डबल लड़ाई लड़नी पड़ रही थी, एक तो फ्रांसीसी से लड़ाई और एक तरफ से जापानियों से लड़ाई। चलो ठीक ठाक था, ये सब चल ही रहा था। इसी समय घटना और बढ़ती है। 1945 9 अगस्त 1945 को अमेरिका क्या करता है? जापान की एक बड़ी गलती है। देखिए जापान क्या करता है, अमेरिका के पर्ल हार्बर, जो दुनिया का उस समय सबसे बड़ी बंदरगाह थी, उस पर गया। मात्र 6 से 7 घंटा में इतना बम गिराया, ऊपर बरसाया, बमबारी किया कि पूरा जो बंदरगाह था उसको तोड़ के समुद्र में गिरा दिया। अमेरिका खलबला गया, एकदम गुस्सा गया। केकरा पर? जापान पर। इतनी को देश जापान, अमेरिका वो बहुत बड़ी ताकत,
वो आया 2 परमाणु बम गिरा दिया फटाफट। 9 अगस्त था, 6 अगस्त कहाँ, हिरोशिमा और नागासाकी पर जापान आत्मसमर्पण कर दिया। अब देखिए आत्मसमर्पण जैसे ही किया तो भाई आत्मसमर्पण करने का मतलब कि आपने हार स्वीकार कर ली। तो अब यहां से भी उसकी सेना क्या हो गई, खुसकने लगी। 1945 की बात, जब वो जाने लगा ना तो अन्नाम के उस समय राजा थे, बाओदाई के हाथ में वो शासन दे दिया, कहा जापान वाला कि तुम यहाँ शासन करो, हम अब जा रहे हैं। अब बाओदाई जो था ना वो जापान का समर्थक था, निरंकुशता का समर्थक, उसको दे दिया तो वो चला गया। लेकिन बाओदाई का शासन वहां रहा नहीं, बाद में फिर होता है, लेकिन उस समय फिर वो शासन रहता नहीं है, वो भी चला जाता है वहां से। अब क्या होता है समझिएगा, उसके बाद होची मिन के नेतृत्व में एक संगठन फिर बनाया गया जिनका नाम था लिंग फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ वियतनाम। लिंग फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ वियतनाम, 5 मिनट छोड़ना दीजिए कर जाता है। इसके बाद वियत मिन्ह, एक और नाम थे जिनका नाम था वियत मिन्ह, उन्होंने गोरिल्ला युद्ध का सहारा लिया कि भाई जापानियों से भी लड़ना है और किससे लड़ना है हमको, फ्रांस से लड़ना है। तो गोरिल्ला युद्ध लिए और दुन्नू को ना मैंने तबाह कर दिया। तबाह करने का मतलब देखिए, जैसे जापानी सेना गया कहाँ, उधर पहाड़ की तरफ, तो ये लोग ना पहाड़ में छिपे रहते थे, अब पहाड़ी लोग वाला एकदम ड्रेस धैले रहते थे। और जैसे सेना गया कि घेर घार के उधरे कुछ काच के दिए बराबर को। हाँ मतलब फ्रांस वाला गया तो उधरे नदी में गया, पोखरी में गया, उन्हें मार पीट के उन्हें पानी में छोड़ दिया सबको। माने ई तरह से युद्ध, छुप छुपैया युद्ध, गुरिल्ला युद्ध है ना। कौन चलाए, वियत मिन्ह। अब इस बीच युद्ध की स्थिति ऐसी बदल गई कि जापान की सरकार वहां से हट गई। अब धीरे धीरे इस तरह से होची मिन की अध्यक्षता में, है ना, जापान जब हटा वहां से, अब फ्रांस की शक्ति क्या हो चुकी थी, कमजोर हो चुकी थी। अपने आप को वो लोग स्वतंत्र हो गए, मैंने फ्रांस जाना उसको स्वतंत्र कर दिया। कब, 1945 में, यानी दिसंबर 1945 में वियतनामी लोकतांत्रिक मतलब लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना हुई। और यानी कहने का अर्थ है कि देश आजाद हो गया। अभी फ्रांस गया नहीं है। हम लोग जैसे देश 1947 में आजाद हुए, क्या वास्तविक में हम लोग देश आजाद हो गया था हमारा, ना 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 ना, अंग्रेजवाद तभियो था हमारे देश में, शासन ओकरे हाथ में था, वही कह रहा था, चला रहा था। अरे 26 अगस्त 1945 को तो हमारा देश में संविधान लागू हुआ है कानून तब बनी हमारी है, नहीं उससे पहले अंग्रेज चला गया था, चला नहीं गया था, वो था ही हमारे यहाँ, लेकिन केवल हमको राजा बनाया गया था, देख रेख वही कर रहा था, वो जो कहता था वही होता था। माने इंग्लैंड की सरकार जो कहती थी वही सरकार हमारे यहाँ चलाती थी, केवल हम नाम मात्र के राजा थे, वो जो कहती थी हम करते थे। ठीक है, तो वही हुआ कि देश आजाद हो गया वियतनाम कब, 1945 में। लेकिन फ्रांसीसी अभी गए नहीं थे, केवल कहता है ना वो कमजोर हो गए थे। द्वितीय विश्व युद्ध में इतना ना उसको हराया ना, मारा ना बम, कि उसकी आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर हो गई, वहां की सेना इतनी हार चुकी थी कि अब लड़ने का मन नहीं था एकदम बेचारे का। इसीलिए सोचा कि छोड़ो अब वियतनाम को ना आजाद कर दो, मजबूरी में, मजबूरी में कहा आजाद कर देते हैं तुम लोगों को गणतंत्र, क्योंकि अब लड़ने के लिए हमारे पास ताकत रहेगा तब ना तुरंत से लड़ेंगे। तुरा कह दिए चलो तू शासन करो, लेकिन शासन हमरे था। अब आगे चलेंगे तो आप कहानी सुन रहे थे वियतनाम राष्ट्रवाद यानी उपनिवेशवाद से राष्ट्रवाद की ओर की कहानी। पूरा देश कैसे आजाद हुआ, इस संपूर्ण कहानी हमने आपको संक्षेप में बताने का प्रयास किया है। आशा और उम्मीद है अगर आप ध्यान से सुने होंगे तो आपके दिलों और दिमाग तक जरूर पहुंच गया होगा। आपके एग्जाम की दृष्टि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी हमने बताने का प्रयास किया है, साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो हम बता ही देते हैं। इसलिए जब भी देखें वीडियो ध्यान से सुनिए, अच्छा रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।